हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एएमयू क्लास में। मित्रों, फिगर देख के और नाम देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो मशहूर समकालीन चित्रकार यामिनी रंजन राय साहब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उनके जीवन से रिलेटेड जो भी चित्रकारी, जो भी कला के प्रति उन्होंने योगदान दिया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे चर्चा करेंगे, जिससे बेहतरीन जो है क्वेश्चन आगामी टीजीटी में और इसके पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं यामिनी रंजन राय जी के बारे में। और उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं उनके बारे में, तो वो है आपका कि उनका जन्म जो है 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ गांव में हुआ था। ठीक है, 10 अप्रैल 1887 में पश्चिम बंगाल में जन्मे, बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ गांव में। और आगे उनका पॉइंट की बात कह रहा है मित्रों कि उनके पिता का नाम था राम रतन नारायण। इनकी कला के प्रति रुझान देखा, यानी इनके पिताजी जो है एक जमींदार थे और एक कला प्रेमी भी थे वो। तो उनकी कला को देख के, यामिनी रंजन राय साहब की कला को देख कर उनके पिता ने उनके कला के प्रति रुझान को देखकर उन्हें स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश दिलवाया था, जहां उन्होंने कोलकाता के अंग्रेजी शिक्षक पद्धति में कला का शिक्षण करना प्रारंभ किया। यानी उनकी रुचि को देखकर स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश दिलाया, जहां कलकत्ता के अंग्रेजी शिक्षक पद्धति कला शिक्षण ग्रहण करना प्रारंभ किया। वहाँ पे उन्होंने आगे जो उनके बारे में बात कही गई है मित्रों, वो है कि लेकिन इनका मन जो है ग्रामीण परिवेश व रंगों की छाप में होने के कारण, यानी जब उनका एडमिशन दिलाया गया तो उसमें उनका मन नहीं लगा। उनका जो मन था वो ग्रामीण परिवेश की जो वेशभूषा थी, उनके रंगों की छाप में होने के कारण पश्चिमी कला पद्धति में नहीं रम पाया और डिप्लोमा प्राप्त किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चले आए। यानी उन्होंने अपनी डिप्लोमा पूरी नहीं की और विद्यालय उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, आगे पॉइंट हमारा कहता है मित्रों कि यामिनी रंजन राय जी ने शुरुआत में अपने पोर्ट्रेट पेंटिंग की दुकान खोली थी। यानी छोड़ने के बाद उन्होंने एक पोर्ट्रेट पेंटिंग की दुकान खोली थी, यानी लोगों की जो है पेंटिंग की नकल जो है बनाते थे, जिससे उनका जो है मतलब सेटिस्फाइड उससे नहीं हुए, लेकिन अपने जो है दुकान इसलिए खोला ताकि जो है इससे कुछ जो है कमाई कर सके, इस तरह की सोच रख के इन्होंने खोला था। आगे है कि दृश्य चित्रण में इनकी रुचि रही और यह पश्चिमी कलाकार वानगो और माने से प्रभावित रहे। यानी इनकी जो रुचि रही है वो किस में रही है? पश्चिमी कलाकार, दृश्य चित्रण में इनकी रुचि रही और पश्चिमी कलाकार वानगो और माने से ये प्रभावित रहे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पुटअप करेगा मित्रों कि समकालीन कलाकार यामिनी रंजन राय जी इनमें से किस पश्चिमी कलाकार से प्रभावित रहे। ठीक है, ऑप्शन दे सकता है, तो इसमें से आपका वानगो और माने में से कोई एक होगा या दोनों ऑप्शन एक साथ होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगली चर्चा इनके विषय के बारे में करते हैं। तो मित्रों, अगला बात इनके बारे में ये कहा जाता है कि यामिनी रंजन राय जी किस शैली विशेषता किसी शैली विशेषता और उनके शरारती, यानी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है कि यामिनी रंजन किस नहीं जिस शैली की विशेषता उनके सरसराती सादगी रेखाएं, अति भावपूर्ण रेखाएं और चमकते रंग हैं। यानी उनके शैली की जो विशेषता है, ये किस छोड़ दीजिएगा, यामिनी रंजन राय साहब की जो शैली की विशेषता है, ठीक है, सरसराती हुई सादगी रेखाएं, अतिशय प्रभावपूर्ण रेखाएं और चमचमाते रंग थे। ठीक है, इसके अलावा आपने भगवान बुद्ध की चीनियों ढंग से भी बनाया। यानी क्वेश्चन आपको पुट करेगा कि भगवान बुद्ध को चीनियों ढंग से निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बनाया, तो आपका आंसर होगा मित्रों यामिनी रंजन राय जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि लोकल कला के लगाव के कारण, यानी लोकल कला मतलब वो जो है विशुद्ध देसी कला का जो है इस्तेमाल करते थे, उसी को जो है उन्होंने लिया था अपने शैली में। तो लोकल कला के लगाव के कारण उनके चित्रों में जो है लाल, पीले, नीले, काले व भूरे, भड़कीले व चटक रूपी रंग उपस्थित हुए। तो लोकल कला के कारण उन्होंने लाल, पीले, नीले, काले और भूरे रंग के रंगों का इस्तेमाल किया। आगे उनके बारे में मित्रों कहा जाता है
कि इसी समय वो कालीघाट के पटुआ कलाकारों के संपर्क में आए। वह इनकी कला से बेहद प्रभावित हुए और देवी देवता, पशु पक्षी, जलचर, बंगाली जीवन, इन सभी चित्रों के मुख्य विषय थे उनके। यानी अपने जीवन काल में जब वो आगे बढ़ रहे थे कला के क्षेत्र में, तो वो उसी बीच में कालीघाट पटुआ कलाकारों के संपर्क में आए और उनकी कला से जो है वो प्रभावित हुए, जिनके मुख्य विषय क्या थे? देवी देवताओं थे, पशु पक्षी थे, जलचर, बंगाली जीवन, ये सभी मुख्य विषय थे। और कालीघाट चित्रकला जो है उसी को जो है पटुआ चित्रकला भी हम लोग कहते हैं मित्रों। और इसी कालीघाट को आर्चर साहब ने बाजार शैली नाम दिया। याद रखिएगा, कौन सी शैली नाम दिया? बाजार शैली। यानी कालीघाट शैली चित्रकला को पटुआ शैली चित्रकला भी कहा जाता है और उसी को डब्ल्यू आर्चर साहब ने बाजार शैली नाम दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पुटअप करता है कि कालीघाट चित्रकला शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाजार शैली के नाम से जाना जाता है और उसे नाम दिया डब्ल्यू आर्चर जी ने। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करते हैं मित्रों। तो आगे कहता है कि यामिनी रंजन राय जी के जो चित्र है वो आदर्श चिंतन और लोक जीवन की अनुभूति से सराबोर थे। ठीक है, यानी देसी अंदाज में वो काम करते थे। गांव और देसी जो विशुद्ध कला था उसके से रिलेटेड वो काम करते थे। और आगे कहता है कि कभी भी किसी वाद से वो नहीं जुड़े। देखिएगा, नोट करिएगा इस पॉइंट को ध्यान से, क्वेश्चन इस पे पुटअप होगा कि वह कभी भी किसी वाद से नहीं जुड़े और ना किसी खास चित्रकार की, यानी खास चित्रकार की शैली का अनुसरण किया। अनुकरण किया मतलब उनके तरीके से बनने की कोशिश करना, उनके नक्शे कदम पे चलना। अनुकरण का मतलब ये हुआ अनुकरण करना। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करिएगा यहाँ से कि वो किसी वाद से नहीं जुड़े और ना ही किसी स्पेशल चित्रकार का उन्होंने अनुकरण किया। ठीक है, यानी वो जो भी किए वो सिर्फ अपना जिस तरह से उनको समझ में आया उन्होंने किया, किसी का अनुसरण नहीं किया, ना ही किसी वाद से जुड़े। और इन उनके जो चित्रों की क्या थी, एक निजी अपनी शैली थी, ना कि दूसरे की थी। ठीक है, तो ध्यान से इस बात को देखते जाइएगा। अगला पॉइंट है मित्रों कि फ्रांसीसी कला समीक्षक जो थे, ए हेर्वो-मेसिया नाम था उनका, ए हेर्वो-मेसिया फ्रांसीसी कला समीक्षक थे। उन्होंने महान समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में रखा था। यानी यामिनी रंजन राय साहब को ए हेर्वो-मेसिया ने, जो फ्रांसीसी कला समीक्षक थे, समकालीन के चित्रकारों के महान समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में उनको रखा तथा महान चित्रकार हेनरी माथिस से उनकी तुलना की। यानी यामिनी रंजन राय साहब को हेनरी माथिस से किस फ्रांसीसी कला समीक्षक ने तुलना की? तो आप ए हेर्वो-मेसिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पुटअप करता है तो इसको क्वेश्चन को और घुमा भी सकता है कि समकालीन महान समकालीन चित्रकार की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे रखा गया, या किस महान चित्रकार हेनरी माथिस की तुलना इनमें से किस समकालीन चित्रकार की गई? तो ये भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। उसके अलावा आपको देखिए, महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी, इसलिए यामिनी रंजन साहब राय साहब को क्या है, राष्ट्रवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस समकालीन कलाकार को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी गई या किसने दी? तो महात्मा गांधी ने, या किसे दी गई? तो यामिनी रंजन राय साहब को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं पॉइंट की मित्रों। तो यामिनी यानी आपके चित्रों में, यानी यामिनी रंजन राय साहब के चित्रों में की एकल प्रदर्शनी जो है, उनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी 1950 ईस्वी में लगी। सन को ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि सन अक्सर जो है क्वेश्चन में पुटअप किए जाते हैं कि उनके चित्रों की जो एकल प्रदर्शनी लगी वो किस सन में लगी? 1950 ईस्वी में। और कहाँ लगी? एसीएस गैलरी न्यूयॉर्क में। तो यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है कि यामिनी रंजन राय साहब की चित्रों की एकल प्रदर्शनी कहाँ लगी? तो एसीएस गैलरी न्यूयॉर्क में। किस सन में लगी? तो 1950 में। ठीक है, जिसे अत्यधिक क्या किया गया? सफलता मिला। यानी जो एकल प्रदर्शनी उनकी लगी 1950 में, 50 में, तो एसीएस गैलरी में, तो उसको क्या किया गया? बहुत ज़्यादा सफलता उसको मिली। ठीक है, आगे पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे उनके। तो मित्रों, उनके पुरस्कार और सम्मान में जो पहला पॉइंट शामिल होता है वो होता है कि सन 1934 में उन्होंने मदर हेल्पिंग द चाइल्ड टू क्रॉस ए पुल चित्र के लिए वायसराय का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। ठीक है, 1934 में उन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था मदर हेल्पिंग द चाइल्ड टू क्रॉस ए पुल, चित्र के लिए वायसराय का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। और दूसरा पॉइंट है उनके पुरस्कार और सम्मान में कि 1944 में, यानी 54 में, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है, 54 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया मित्रों। और अगला पॉइंट आपका देखिएगा है
कि 1955 में उन्हें ललित कला अकादमी का पहला फेलो बनाया गया। ठीक है, और आगे पॉइंट जो है उनके पुरस्कार और सम्मान में 1976 यानी 1976 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसके संस्कृत मंत्रालय और भारत सरकार ने उनकी कृतियों को बहुमूल्य घोषित किया। यानी कि 76 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने और संस्कृत मंत्रालय ने और भारत सरकार ने उनकी जो कृतियां हैं उनको किस में घोषित कर दिया, बहुमूल्य के रूप में घोषित कर दिया। तो ये इनके पुरस्कार और सम्मान है जो इनको मिला। आगे इनके पॉइंट की बात करते हैं मित्रों, तो आगे है कि आपने यानी यामिनी रंजन राय जी के जीवन प्रयत्न एक आदर्शवादी चित्रकार रहे। भूख और गरीबी की मार से त्रस्त बंगाल के करुण दृश्यों, अनाथों, निराश्रितों यानी जो विधवा औरतें हैं उनको कहते हैं निराश्रित महिला की अपेक्षा का जीवन जी रहे स्त्री पुरुषों का चित्रण करके आपको विशेष सुख प्राप्त होता था। यानी वो अपने जीवन काल में एक आदर्शवादी चित्रकार रहे और बंगाल के जो भूखे गरीब की मार से त्रस्त बंगाल के जो करुण दृश्य थे, यानी अनाथ वाले दृश्य, निराश्रितों विधवाओं के दृश्य, अपेक्षा का जीवन जी रहे यानी मुफलिसियों में जीवन जी रहे स्त्री पुरुषों का चित्रण किया करके उन्हें जो है अपने उनके दिल को जो है इस तरह के चित्र बना के सुकून मिलते थे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, और आगे पॉइंट आपका कह रहा है इनके बारे में कि धीरे धीरे आपके चित्रों की ख्याति इतनी बढ़ गई, यानी अपने जीवन काल में जब इन्होंने इस तरह के चित्रों को बनाना शुरू किया तो उनके चित्रों की ख्याति जो है धीरे धीरे देश में और राज्यों में कई जगहों पर बढ़ने लगी। ठीक है, आप चाहते तो अपने चित्रों के उच्च मूल्य में बेचकर अच्छी खासी रकम हो, यानी ऐसा होता है आजकल की जब आदमी हिट हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो चाहे तो जो है कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप एक चित्रकार के रूप में हिट हो जाते हैं तो आप चाहे तो अपने चित्रों को बेच के अच्छा खासा रकम ले सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कई सारे जो है अमृता शेरगिल के और पिकासो के ये जो पेंटिंग आजकल जो है बिके हैं, उस तरह की बात कर रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरे जीवन काल में आपके अपना कोई भी चित्र देखिएगा 350 रुपये से अधिक रुपए में नहीं बेचा। बहुत बड़ी बात है ये कि वो चित्रकारी जो करते थे, जिनकी ख्याति बढ़ी, तो वो अच्छे चित्रों को बेचकर पैसा कमा सकते थे। लेकिन अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 350 रुपये से अधिक मूल्य में कोई भी चित्र अपना नहीं बेचा। तो ये नोटेड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को कभी ध्यान नहीं दिएगा, ये क्वेश्चन बना सकता है कि यामिनी रंजन राय साहब ने अपने पूरे जीवन काल में अपने चित्रों को अधिकतम कितने मूल्यों में बेचा। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा कि 350 रुपये में, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करते हैं इनके बारे में। तो कला शिक्षण के रूप में, यानी जब कला शिक्षक के रूप में जहाँ भी पढ़ाया हो या पद पे रहे हो उसके रूप में बात करेंगे तो सन 1929 से सन 1936 ईस्वी के बीच, यानी 1929 से 36 तक के बीच में वो कला विद्यालय लाहौर में सहायक निदेशक पद पर कार्य किया उन्होंने। उसके बाद सन 1938 से 47 ईस्वी के बीच जो है उन्होंने लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में निदेशक पद पर कार्य किया और दिल्ली में उन्होंने शिल्प चक्र की स्थापना भी की। ठीक है, ये नीचे का जो पॉइंट है ये आपका जो है रीता प्रताप की जो बुक है उसमें दी हुई है कि उन्होंने शिल्प चक्र की स्थापना भी की दिल्ली में, यानी यामिनी रंजन राय साहब ने शिल्प चक्र की स्थापना भी की दिल्ली में। तो कला शिक्षण में इनके जो पॉइंट आते हैं इसमें क्वेश्चन के रूप में कि जो है कला विद्यालय लाहौर में सहायक निदेशक पद पर कौन से सन में, तो 1929-1936 के बीच में उन्होंने कार्य किया। और उसके अलावा 38 से लेकर 47 के बीच में लाहौर सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के निदेशक पद पे रहे। और सबसे जो है पुटअप करने वाला जो क्वेश्चन है वो है कि दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना किसने की, तो आपका इनका नाम आएगा। अब आइए कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में हम दिखाते हैं उनके। तो थोड़ा सा इसको जो है देखिएगा। गोपिनी आपके सामने दिख रहा है एक पॉइंट, यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ निशान लगाया है नीचे की तरफ। तो ये है गोपिनी का चित्र है जो इनके द्वारा बनाया गया, आप देख लीजिए, आपको सामने दिख रहा होगा गोपिनी। आगे देखिएगा सांथाल गर्ल जो है, ये आपका दिख रहा है सांथाल गर्ल नीचे की तरफ। तो ये सांथाल गर्ल का चित्र है जो उन्होंने खुद बनाया था, सांथाल गर्ल। आगे देखिएगा उनके चित्रों में जानवरों की भी चित्रकारी उन्होंने की। तो उसमें जो है आपका देखिए मछली दबाए बिल्ली, यानी मछली जो है झींगे मछली को जो है दबाए हुए अपने मुंह में है, तो ये भी उनकी पेंटिंग है, देखिए आप देख सकते हैं। और दूसरा है सांथाल, अगला जो चित्र है इनका वो है सांथाल डांस, आप देख सकते हैं
ये है सांथाल डांस। सांथाल स्त्रियां जो है क्या कर रही हैं, सांथाल डांस कर रही हैं। तो इनके जो चित्रों में है सबसे ज़्यादा, अपने चित्रों में एक पॉइंट आपको बता देना चाहते हैं कि जल रंग और जो है टेम्परा का, यानी जल रंग माध्यम का और टेम्परा माध्यम का इन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने चित्रों में। सबसे ज़्यादा जल रंग और टेम्परा दो ही माध्यमों का इन्होंने अपने कला में इस्तेमाल किया है, और विशुद्ध देशी कला का इस्तेमाल भी किया है इन्होंने। देखिए, तो ये सारे चित्र मैंने आपको दो चार रखे थे, इसके अलावा और भी सारे उनके फिगर बनाए हुए चित्र हैं जो आपको यहाँ नीचे बता देते हैं। पूरी चित्र मैंने नहीं लिया है, जो कुछ था कुछ मैंने ले लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं। उन चित्रों के अलावा आपका ढोलकवाद देख लीजिए, सांथाल स्त्री आप भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर और बापू, पुजारी ने, जो कि क्वेश्चन में टीजीटी में आ चुका है इस बार पुजारी ने के बारे में। उसके बाद रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, माँ और शिशु, किंग एंड क्वीन, घोड़ा गाय और दी वैष्णो, मैं भोला भाला, हेड ऑफ सांताल, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा भी और सारे चित्र उनके जो है उनके अपने कैरियर में बनाए गए हैं। और आगे पॉइंट की बात करते हैं मित्रों इनके बारे में, तो इन सब के अलावा 1941 ईस्वी में आपके चित्रों में जो है पशु चित्रों का नया दौर आया। वही पशु चित्रों का जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था, बिल्ली जो है मछली पकड़ी हुई, वही पशु चित्र था, यानी जिसमें मछली दबाए हुए बिल्ली जो ऊपर आपने देखा है, एक बिल्ली, केकड़ा और लोमड़ी, तो दूसरी ओर हाथी जैसे विशालकाय पशु का भी चित्र बना के उनका विषय रहा। यानी 1941 तक आते आते उन्होंने पशुओं से रिलेटेड चित्र बनाए, जिसमें ये सारे चित्र जो है मेंशन किए गए हैं, जो क्वेश्चन के रूप में आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे है, जिसे देश भर में, यानी इन चित्रों को जिसे देश भर में पत्र पत्रिकाओं में यामिनी राय के कला परिचय देते हुए प्रकाशित किया गया था। यानी इन सबको देश के पत्रिकाओं में कला परिचय देते हुए प्रकाशित किया गया था इनके चित्रों को। ठीक है, आगे उनकी पॉइंट की बात करते हैं मित्रों। तो आगे उनका पॉइंट उनके बारे में बताता है कि इनके विषय में एक जानकारी यह भी हमें प्राप्त मिलती है कि जब इनका मन कभी रंगों में नहीं लगता था, यानी जब वो कभी वो रंगों पर चित्रकारी करने का मन नहीं लगता तो वो क्या करते थे, सफ़ेद स्याह रेखांकन करना शुरू कर देते थे। यानी जब चित्रों बनाने का मन उनको नहीं करता था तो सफ़ेद स्याह रेखांकन करते थे। इनके इन चित्रों में, यानी सफ़ेद स्याह रेखांकन में उन्होंने जो चीज़ बनाई वो था 3 योद्धा, घोड़ा गाड़ी आदि सुप्रसिद्ध शीर्षक हैं। ठीक है, तो जब कभी चित्रकारी नहीं करते थे तो सफ़ेद स्याह रेखांकन करते थे, तो उसमें 3 योद्धा और घोड़ा गाड़ी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सफ़ेद स्याह रेखांकन मतलब करने के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए, और उससे संबंधित इन्होंने ये दोनों चित्र बनाए। इसके अलावा अब आगे जो पॉइंट की बात करेंगे आखिरी मित्रों, तो वो समय आया जब 25 अप्रैल सन 1972 ईस्वी को कोलकाता में इस महान चित्रकार ने अंतिम सांस ली। यानी इस महान चित्रकार की मृत्यु आपकी 24 अप्रैल सन 1972 ईस्वी को कोलकाता में मित्रों हो गई। और मैं आपको आगे बता देना चाहता हूँ कि ये आज हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनकी कला भारतीय संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। ठीक है, और इनके जो चित्रों के विषय हैं और जो भी इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जब से पैदा हुए और होश संभाला और तब से लेके जब तक वो जो है इस दुनिया में रहे, उन्होंने अपने कला में जो योगदान दिया उसको हम और आप कभी नहीं भूलेंगे, चाहे वो लोग कभी नहीं भूलेंगे जो भी कला से रिलेटेड संबंध रखते हैं और उसके विषय में पढ़ाई करते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये बताया गया यामिनी रंजन राय साहब के जीवन से रिलेटेड उनके चित्रों, उनके जीवन परिचय और उनके दिए गए कला में योगदान के बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मित्रों, क्योंकि टीजीटी की भर्ती और आगामी जो है एलटी ग्रेड के आपके कमेंट्स आ रहे थे कल कि सर भर्ती कब आएगी, तो एलटी ग्रेड की भर्ती आने ही वाली है। ये समझ लीजिए कि एलटी ग्रेड की भर्ती बहुत जल्दी आपको अनाउंस हो जाएगी, और जब तक इंतज़ार हो रहा है तब तक तो आप तैयार रहिए। और मैंने पीछे अपने वीडियो में बता भी दिया है कि एलटी ग्रेड की जो है एलिजिबिलिटी क्या है, तो वहाँ उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।